हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है लाइट। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि लाइट आखिर है क्या, क्या मीनिंग है लाइट का। तो लाइट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। मीनिंग क्या हुआ इसका कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, जैसे आपने 9th में स्टडी किया होगा लाइट एनर्जी। तो लाइट इसलिए एनर्जी की फॉर्म है और उस एनर्जी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होती तो हम चीज़ों को देख भी नहीं सकते। वो लाइट है क्या, ये बेसिकली ये सनलाइट जो होती है उसका विजिबल पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं लाइट। इस चैप्टर में हम लाइट के रिगार्डिंग जो भी दो फिनोमेना स्टडी करेंगे, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन, उसमें हम अज्यूम करके चलेंगे कि लाइट क्या है, एक रे है। इसके अलावा लाइट की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का मीनिंग क्या है कि दैट मीन्स वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो करती है। इसके अलावा अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, These waves do not require any material medium for their propagation। तो ये खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कि ऐसी वेव्स जो होती है उनको कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है उनकी प्रोपगेशन के लिए। दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। और ऐसी वेव्स, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करने के लिए, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। 9th में तो आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स दो टाइप्स की होती हैं, फर्दर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। अब क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसलिए उसको कोई मटेरियल मीडियम तो चाहिए नहीं, तो इसलिए वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम क्या होती है? वैक्यूम होती है एम्प्टीनेस ऑफ स्पेस। दैट मीन्स स्पेस में ऐसी रीजन जहाँ पे कुछ भी नॉट इवन की एयर भी होगी तो उस रीजन को हम बोलेंगे वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने लायक है, वो क्या है, फिलहाल तो आपको 10th में उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लाइट की जो होती है वो होती है डुअल नेचर। डुअल नेचर से मीनिंग है कि लाइट वेव जो होती हैं वो लाइट जो होती है वो वेव नेचर भी शो करती है और वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। अगर हम वेव नेचर लेके चलेंगे लाइट की तभी हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना शो, जैसे कि पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एक्स्ट्रा, उन फिनोमिनास को हम लाइट की वेव नेचर से के थ्रू ही स्टडी कर सकते हैं। देन पार्टिकल नेचर अगर हम लाइट की कंसीडर करेंगे तो उसके थ्रू फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह स्टडी कर सकते हैं। वेव नेचर में हम लाइट को एक वेव की तरह कंसीडर करते हैं और पार्टिकल नेचर में हम लाइट को ऐसे कंसीडर करते हैं कि लाइट जो है कुछ इंडिविजुअल पार्टिकल्स से बनी हुई है। उन पैकेट्स या पार्टिकल्स को बोलते हैं हम फोटॉन्स। तो लाइट के जितने भी हम फिनोमिना स्टडी करेंगे वो आते हैं ब्रांच ऑफ साइंस। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। फिलहाल तो 10th में कुछ भी मेंशन नहीं है ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग, लेकिन ये जो लाइट पूरा टॉपिक आता है, चैप्टर आता है, ये ऑप्टिक्स के अंडर ही आता है। ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? ऑप्टिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लाइट के रिगार्डिंग वेरियस फिनोमिना जो है उनको स्टडी करते हैं और लाइट की इंटरेक्शन कैसे होती है मैटर के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उन सबको जो स्टडी करते हैं वो आती है ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट का जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है रिफ्लेक्शन। अब ये दो फिनोमिना हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उनके लिए हम कंसीडर करेंगे कि लाइट क्या है, एक रे है। जब हम लाइट को रे की तरह कंसीडर करेंगे तो हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? डेफिनेशन तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? इट इज द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट इज रिबाउंडेड बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब मीनिंग क्या हुआ इसका? तो मीनिंग समझने के लिए हम चलते हैं डायग्राम पे। सपोज करते हैं हमारे पास एक मिरर है M डैश। मिरर आपको पता ही है, एक साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड कैसी होती है उसकी पॉलिश। तो जो पॉलिश सरफेस होती है मिरर की उसको हम इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कोई एक रे ऑफ लाइट आ रही थी, जैसे कि ये मैंने ड्रा की है, एक रे ऑफ लाइट आ रही थी जो स्टार्टिंग में सीधे ट्रैवल कर रही थी। जैसे ही वो मिरर को स्ट्राइक करती है तो उसको स्ट्राइक करने के बाद वो इस डायरेक्शन में वापस से मुड़ जाएगी। इसी डायरेक्शन में जो वापस मुड़ी, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिबाउंडिंग ऑफ रे। तो रिबाउंड जो हुई वो क्या हुई? ऐसे स्टार्टिंग में हम अगर इनिशियली हम इस रे को देखें तो अगर मिरर हम सपोज करें कि मिरर इधर नहीं है
तो अगर ये मिरर यहाँ पे नहीं पड़ा होता तो ऐसे देखने से लगता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो स्टार्टिंग में लाइट की रे आ रही थी, ये अगर कुछ भी नहीं होता इसके पाथ में तो ये सीधे पास करती। अब क्योंकि इसके पाथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई थी, एक अपेक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, तो जैसे ही ये उसको पड़ा, अपेक ऑब्जेक्ट माइंडेड, अपेक ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकती है। तो इसलिए इस केस में हमने क्या ड्रा किया है, मिरर। तो जैसे ही ये लाइट की रे इसको मिरर को स्ट्राइक करेगी तो मिरर के थ्रू ये पास नहीं कर सकती, ये मिरर को पास करके दूसरे मीडियम में नहीं जा सकती, ये मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वापस से पीछे मुड़ जाएगी। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब स्टार्टिंग में जो रे ट्रैवल कर रही थी, जो स्टार्टिंग में रे ट्रैवल कर रही थी, और जो स्टार्टिंग में किसी सरफेस को, किसी ऑब्स्ट्रक्शन को, किसी ऑब्स्टैकल को या मिरर को स्ट्राइक करी, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद तो स्टार्टिंग में जो रे आ रही थी और जो मिरर के ऊपर स्ट्राइक करी, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद जैसे ही मिरर को स्ट्राइक करने के बाद रे जो है वापस मुड़ गई, वापस से उसी मीडियम में वापस मुड़ी, उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्राइक करी हमारे मिरर को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसको हम सपोज करो ओ से डिनोट कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट ओ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल जो है हमेशा आपका डॉटेड में ड्रा होगा, और सपोज करो उस नॉर्मल का हम नाम रख लेते हैं, नॉर्मल है तो एन ओ आपका जो आ गया वो नॉर्मल आ गया। और नॉर्मल किसके होगा, नॉर्मल जो होगा वो चलो बाद में आपको डिफाइन करते हैं नॉर्मल क्या होगा। अब क्या होता है, आपके पास तीन रेज आ गई, एक इंसिडेंट रे, ये आपकी आ गया नॉर्मल, और ये आपकी आ गई रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर लॉ पे आते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे और ये हमारे पास है नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल होगा हमारे पास, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल कौन सी रे इंसिडेंट रे बनाएगी, किसके साथ बनाएगी, नॉर्मल के साथ बनाएगी, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही सेम वे में जो ये एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स the angle which the reflected ray makes with the normal, that is known as the angle of reflection। तो कुल मिला के हमारे पास इसमें 6 टर्म्स आती हैं डिफाइन करने वाली। एक आ गई सबसे पहले हमारे पास इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इंसिडेंट रे वो रे होती है जो स्टार्टिंग में ट्रैवल कर रही होती है, वो जो किसी मीडियम को स्ट्राइक करती है, किसी मिरर को स्ट्राइक करती है, वो होती है इंसिडेंट रे। उसको इंसिडेंट रे बाद में जब अपना पाथ चेंज करेगी, वापस से मुड़ेगी उसी डायरेक्शन, उसी मीडियम में, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और तीसरी आती है हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल वो रे आ गई हमारे पास जो हम खुद से ड्रा करते हैं। कौन सी रे खुद से ड्रा करते हैं, जो नॉर्मल होती है वो खुद से ड्रा करते हैं, और किसके ऊपर ड्रा करते हैं, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और वो नॉर्मल किसके नॉर्मल होती है, टू दी प्लेन या टू दी मिरर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होता है, जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ। और फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होता है जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो अब फर्स्ट लॉ पे आते हैं फिर से। तो फर्स्ट लॉ आपका बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो जैसा कि हमने इधर डिनोट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप डिनोट कर रहे हो आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट कर रहे हो आर से। तो शॉर्टकट में मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली हम बोलेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स जिस एंगल पे ये रे स्ट्राइक करेगी किसको, मिरर को, उसी एंगल से वापस से रिफ्लेक्ट होगी मीडियम में।
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज करो आपके पास 30 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपके पास कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि दी इंसिडेंट रे, जो हमारे पास ये इंसिडेंट रे है और दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, नॉर्मल कौन सा नॉर्मल, नॉर्मल इस प्लेन के नॉर्मल है जो, और किस पे ड्रा किया हमने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो नॉर्मल ड्रा किया, ये तीनों रेज जो होंगी वो एक ही प्लेन में लाई करेगी। तो अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें हम, सपोज करो ये हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को नाम दे दिया ओ, तो हम अपने इंसिडेंट रे को नाम देते हैं ए ओ, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे जो आएगी ओ बी, और नॉर्मल हमारे पास आ गया एन ओ। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ हमारी ए ओ एन और ओ बी जो है ये तीनों लाई करेंगे इन दी सेम प्लेन। ए ओ क्या आ गया उसमें, ए ओ है हमारी इंसिडेंट रे, ओ एन हमारा है नॉर्मल, और ओ बी हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। जो तीनों रे जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी। उसमें मैं डेफिनेशन में आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बताना भूल गया था। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जिसपे जो है इंसिडेंट रे जो होगी, जो स्टार्टिंग में रे ट्रैवल करी होगी, वो मिरर को स्ट्राइक करेगी, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी करते हैं। सपोज कर ले हमारे पास एक मिरर है एम डैश, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसको हम प्लेन रखते हैं, और जो दूसरी पॉलिश सरफेस होती है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो अगर हमारे पास कोई इंसिडेंट रे आ रही है, और वो इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, वो परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है। परपेंडिकुलर किसके ट्रैवल कर रही है, मिरर के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है। तो दैट मीन्स ये हमारी आ गई इंसिडेंट रे। मैं इसको फिर से नाम दे देता हूँ ए ओ। एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको कि लाइट की डायरेक्शन शो करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको डायग्राम अच्छे से ड्रा करना जरूरी है। लाइट की डायरेक्शन के बिना आप कुछ नहीं बता सकते, समझा सकते कि लाइट कहाँ पे जा रही है, उसे कोई आइडिया नहीं होगा किसी को कि लाइट कहाँ आ रही है, कहाँ को जा रही है। तो इसलिए लाइट की डायरेक्शन शो करना भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर लाइट की रे इस तरह से आ रही है, अगर वो परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है मिरर के, तो क्या आप लोग गैस कर सकते हो कि उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और लाइट कैसे रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो जैसे ही लाइट की रे ऐसे आएगी तो ये इसके थ्रू पास नहीं करेगी, ये तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर की ये वाली साइड पॉलिश है, तो इसलिए इसके थ्रू तो लाइट पास नहीं कर सकती। तो इस केस में क्या होगा, लाइट जैसे आई थी वैसे ही उसी डायरेक्शन में वापिस से मुड़ जाएगी। दैट मीन्स लाइट पहले इस तरह से आई, मिरर को स्ट्राइक करी, इधर स्ट्राइक करने के बाद ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया, तो इसको स्ट्राइक करने के बाद वापिस से उसी डायरेक्शन में रीबाउंस होगी, रीबाउंस या बाउंस बैक कर गई। तो अब इस केस में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो होता है एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। अब हमारे पास ये है इंसिडेंट रे, अब हमने नॉर्मल ड्रा किया नहीं है तो नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। नॉर्मल मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल वो लाइन होती है जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं मिरर के, और कैसे ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल ड्रा करूंगा इस मिरर के, तो वो भी तो यही लाइन होगी, वो भी तो इसी के ऊपर लाई करेगा। दैट मीन्स इस केस में हमारी इंसिडेंट रे, हमारी रिफ्लेक्टेड रे और हमारा नॉर्मल जो है वो तीनों के तीनों इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो अगर नॉर्मल भी मेरा यही है, इंसिडेंट भी मेरा ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे भी यही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो दैट मीन्स इस सिनेरियो में, कौन से सिनेरियो में, अगर आपकी एक रे ट्रैवल कर रही है परपेंडिकुलर टू द मिरर, उस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे इस केस में, बच्चे देखेंगे स्टार्टिंग में कि हाँ रे जो है परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है, तो बच्चों को जैसे ही आप पूछोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो बच्चे फटाक से आंसर देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 90 डिग्री होगा। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नहीं होगा इस केस में। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपका तीनों इसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं।
तो अब रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास दो तरह की हो सकती है, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, जो हमने अभी तक रिफ्लेक्शन पढ़ी जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, स्मूथ होगी और वेल पॉलिश्ड होगी, उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक मिरर है, इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है और वेल पॉलिश्ड है, तो इस पर जब क्या होगा, कोई भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही होंगी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो आ रही होंगी वो इस पे इंसिडेंट होगी, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद भी आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। जैसे कि ये आप दो रेज देख रहे हो, दो रेज स्टार्टिंग में इनिशियली पैरेलल ट्रैवल करी थी, जैसे ही वो मिरर को स्ट्राइक करी तो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो आपस में कैसी हैं, पैरेलल ही है। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारे पास आती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होती है, जब हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं रहती। स्मूथ नहीं रहती तो दैट मीन्स वो रफ भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। अगर हमारे पास जो सरफेस है वो इरेगुलर है या रफ है तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन होगी वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। इरेगुलर मीन्स कि अगर स्टार्टिंग में दो रेज ट्रैवल कर रही है, पैरेलल है, स्टार्टिंग में पैरेलल है एक दूसरे को, लेकिन रिफ्लेक्ट करने के बाद वो पैरेलल नहीं होगी आपस में, तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन एक चीज़ जो है इसमें नोट करने वाली है कि अगर रिफ्लेक्शन इरेगुलर भी होती है तब भी वो लॉज ऑफ, दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। जैसे इस केस में ये एक इंसिडेंट रे आ रही है तो इस तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इस केस में ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बना वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि अगर स्टार्टिंग में रेज पैरेलल ट्रैवल कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं रहेंगी, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसे, कौन से पॉइंट पे मिरर को या उस इरेगुलर सरफेस को स्ट्राइक कर रही है।